हेलो गाइस, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और आज हम आपको इस वीडियो में नाउन का चैप्टर के बारे में क्लियर करना चाह रहे हैं कि नाउन जो होता है वो हमारा स्टार्टिंग से लेकर तो एंडिंग लेवल तक नाउन हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वही चैप्टर आज यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें ताकि हम आप तक इसी प्रकार के वीडियो लेकर आ सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे कि नाउन का डेफिनेशन लिखा। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ठीक है, हिंदी में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान यह सारा अलग अलग देखा है। व्यक्ति यानी कि पर्सन, प्लेस, थिंग्स, उसके सामने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। क्वालिटी यानी कि उसके गुण यानी कि ईमानदारी उसका गुण हो गया। कंडीशन यानी कि उसकी स्थिति, बीमार होना उसकी स्थिति हो गई। एक्शन यानी कि मोमेंट, गति या चाल। ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये नाउन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर यदि आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नाउन, तो आपको जवाब देना है कि देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ द नाउन। तो टू टाइप्स यानी कि वन टाइप्स काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं वह हो गया आपका काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिनको हम उंगलियों पर नहीं गिन सकते हैं वह हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन को 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया है। अब 3 पार्ट्स कौन कौन से उसके, यानी कि एक है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन और तीसरा है कलेक्टिव नाउन्स। प्रॉपर नाउन क्या होता है? यानी कि व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है, और कॉमन नाउन क्या होता है? यानी कि जातिवाचक होता है। और कलेक्टिव यानी कि समूह, जहां पर समूह की बात होती है वो हो जाता है आपका कलेक्टिव नाउन्स। अब ठीक जैसे काउंटेबल नाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 2 पार्ट में जो डिवाइड किया है वो पहला पार्ट है आपका मटेरियल नाउन और सेकंड पार्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक, जहां पर सिर्फ हमें भाव जागृत होता है वह होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो होता है लेकिन वह अनकाउंटेबल नाउन होता है। मटेरियल यानी कि जहां पर द्रव्य पदार्थ आदि होता है वो भी सब नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नीचे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं कि काउंटेबल नाउन कौन सा होता है। तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन नंबर 1 में देख सकते हैं कि डेफिनेशन है द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम, वह संज्ञा होती है जिनको हम गिन सकते हैं, वो सब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे वीना, गर्ल, क्लास, इटीसी। ठीक है, अब प्रॉपर के अंतर्गत हमने 3 पार्ट आपको ऊपर बताए हैं। तो प्रॉपर यानी कि, अब प्रॉपर का डेफिनेशन भी यानी कि पर्सन, प्लेस, थिंग इसके अंतर्गत भी आता है। लेकिन ये क्या हो गया कि विनय, अजीत, नीली ये उसके स्थानीय नाम से जाना जाता है। प्लेस यानी कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली ये सब नाउन के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अब प्रॉपर थिंग्स यानी कि रामायण, गीता, बाइबल। ओके, आगे देखते हैं कि कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि हम उसको कॉमन रूप में बोलते हैं, वो हो जाता है आपका काउन नाउन। ठीक है, अब कॉमन नाउन के अंतर्गत पहला हो गया यानी कि मैन, वॉमेन। ठीक है, टाउन, स्कूल, बुक, टेबल, ये टीसी ये सब हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत। कलेक्टिव, अब कलेक्टिव क्या होता है? यानी कि जहां पर समूह की बात होती है। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन और रेदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, या जहां पर यानी कि ग्रुप या समूह की बात होती है वो हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन्स। अब इसमें देखो, ग्रुप ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब ग्रुप ऑफ पर्सन यानी कि सेलर्स, क्रू ऑफ खेलर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, है ना, स्टूडेंट्स, आर्मी, ये सब किसके पर्सन के अंतर्गत तो आ रहा है, लेकिन ये किसी ग्रुप को लेकर चल रहे हैं, ग्रुप की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्या है आपका कलेक्शन ऑफ थिंग्स यानी कि वस्तुओं का समूह। तो अ बंच ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों का गुच्छा, ये क्या हो गया आपका नाउन तो है बट वो किसके अंतर्गत आ रहा है? वो आ रहा है कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। ठीक है, अब लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ये सारा किसके अंतर्गत आ रहा है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अनकाउंटेबल नाउन, अच्छा अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल जिनको हम उंगलियों पर नहीं गिन सकते हैं। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, अब गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफी, ऑनेस्टी, इटीसी, अब इनको हम उंगलियों पर नहीं गिन सकते हैं। इसका मतलब ये नाउन तो है बट ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत।
नेक्स्ट देखेंगे कि मटेरियल नाउन। अच्छा, मटेरियल नाउन क्या होता है? द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक यानी कि कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफी, घी, ईटीसी, ये सब किसकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं? ये द्रव्यवाचक की ओर, यानी कि नाउन तो है बट ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ जहां पर हमें भाव जागृत हो, वो दिखता नहीं है बट सिर्फ भाव हमें जागृत होता है, वह होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो या द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। तो नीचे देखेंगे कि यहाँ पे विजडम, ओमेनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार से ये नाउन का चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। और प्लीज़ यदि हमारा आपसे काइंडली रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम इसी प्रकार के वीडियो और इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, परीक्षा से रिलेटेड सभी कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर आप तक हम पहुँचा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और हम आपके लिए आज ये प्रोनाउंस का चैप्टर लेकर आए हैं। हमने लास्ट वीडियो में नाउन से रिलेटेड डिस्कस किया था। अब ये आज का जो आपका चैप्टर से है वो चैप्टर से है आपका नाउन, प्रोनाउन का चैप्टर्स। ये आपका प्रोनाउन का चैप्टर से है। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्रोनाउंस, तो आपका जवाब होना चाहिए देयर इज अ 7 टाइप्स ऑफ द नाउन्स, प्रोनाउंस। ओके, प्रोनाउंस। ओके, अब यहाँ पर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें, ताकि हम इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामेटिकल से रिलेटेड या जितनी भी सारी ताज़ा अपडेशन है वो आप तक हम पहुँचा सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो फर्स्ट है वो पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, तो आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, ये सब ये पैसिव वॉइस के वर्ड हैं, यानी कि आई से मी हुआ कि जो भी है, ये सारे के सारे ये पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत आ रहे हैं। नंबर सेकंड आपका पॉसेसिव प्रोनाउन। अब पॉसेसिव प्रोनाउंस मीन्स क्या होता है? अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम यानी कि यहाँ पर माइन, अवर्स, युवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये आता है पॉसेसिव प्रोनाउंस के अंतर्गत। नंबर थर्ड है आपका डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत क्या आता है? यानी कि संकेतवाचक के अंतर्गत क्या आता है? दिस, दैट, दिस, दस, सच, द सेम, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नंबर फोर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होता है? यानी कि व्यष्टिवाचक सर्वनाम, ईच, आइदर, नाइदर, ये वर्ड किसके अंतर्गत आएंगे? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत। नंबर फाइव क्या है? रिसिप्रोसिकल प्रोनाउंस, यानी कि पारस्परिक संबंध जहां पर होता है, ईच, अदर, वन, अनदर, ये सब आता है प्रोनाउंस के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं नंबर सिक्स है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यानी कि नीचवाचक सर्वनाम। अब नीचवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है? कौन से वर्ड आते हैं? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, ये सारे वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं? ये वर्ड जब भी आपको दिखते हैं तो ये वर्ड है प्रोनाउन वर्ड है, और प्रोनाउन किसके अंतर्गत है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 देखते हैं कि यहाँ पर एम्फेटिक या एम्फेजिसिंग प्रोनाउंस, यानी कि दबाव सूचक जहां पर होता है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ का प्रयोग जब सब्जेक्ट कर्ता को एम्फेसिस करने के लिए किया जाता है तब ये एम्फेटिक या प्रोनाउंस कहलाते हैं। अर्थात एम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग सामान्यतः सब्जेक्ट कर्ता के तुरंत बाद होता है। यहां पर नीचे एग्जांपल देखते हैं, ही, हिमसेल्फ, कम्स, हर। इस प्रकार से ये सारे प्रोनाउंस से रिलेटेड वीडियो हैं। यदि आप इन वीडियो को अच्छी तरह से देख के समझे तभी आप नाउन और प्रोनाउंस की कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल आप गाइस। हेलो गाइस, आज हम आपके लिए जेंडर का चैप्टर लेकर आए हैं। यदि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको जेंडर का नॉलेज होना चाहिए कि जेंडर कितने प्रकार का होता है और कौन सा जेंडर क्या होता है। ये सारा जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम आप तक किसी प्रकार की वीडियो पहुंचा सकें। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि जेंडर होता क्या है। जेंडर होता है लिंग, ठीक है। अब ये कितने प्रकार का होता है,
तो यहाँ पर इंग्लिश में ये 4 प्रकार का जेंडर होता है, ठीक है। पहला जो होता है यहाँ पर मैस्कुलाइन जेंडर होता है, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलाइन क्या होता है, यानी कि पुल्लिंग होता है। फेमिनाइन क्या होता है, स्त्रीलिंग। और कॉमन क्या होता है, उभयलिंग। और न्यूटर यानी कि नपुंसकलिंग, ठीक है। इस प्रकार से अंग्रेजी में जेंडर 4 प्रकार का होता है। अब यहाँ पर उनके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर, यानी कि बॉय, फादर, ब्रदर, etc। ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है, ये मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आ रहा है। नंबर 2 फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत क्या आता है, डेफिनेशन देखिए। द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, गर्ल, मदर, सिस्टर, etc। ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये आता है फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत। नंबर थर्ड है आपका कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या होता है, यानी कि द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स अ लिविंग थिंग आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। बेबी, स्टूडेंट, प्रोफेसर, etc। ये सारे वर्ड किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत। यानी कि इसमें हमें ये पता नहीं चल रहा है कि बेबी हम बॉयज़ को भी बोलते हैं, गर्ल्स को भी बोलते हैं, स्टूडेंट हम दोनों को बोलते, प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर, etc। ये सब कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। न्यूटर के अंतर्गत क्या आता है, द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑफ थिंग विथ लाइफ इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। यानी कि यहाँ पर ट्री जिनमें जान नहीं होती है वह किसके अंतर्गत आता है, वो आता है न्यूटर जेंडर के अंतर्गत। यानी कि ट्री, इंक, पेन, टेबल, इनमें जान नहीं होती, ये निर्जीव है, इसका मतलब ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से जेंडर का पूरा चैप्टर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम टेंस की जो पहचान है वो यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि ये पहचान प्रत्येक सेंटेंस को पहचानने के लिए मोस्टली ज़रूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने टेबल जो प्रिपेयर किया है, तो टेंस का पूरा टेबल है। ये तीनों टेंस जितने भी आए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों को अलग अलग मैंने इसमें डिवाइड भी किया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ टेंस लिखा है, तो टेंस मीन्स काल होता है और उनकी जितनी भी सारी पहचान है ना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप सबसे पहले ऊपर प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, पास्ट मीन्स होता है भूत और फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट की पहचान है कि यदि किसी सेंटेंस के अंत में या वाक्य के अंत में है, हो या हूँ आता है, या ता है, ती है या ते आते हैं, है ना, तो वह होता है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनेट। या तो देखो सेंटेंस में इंडेफिनेट आए, इंडेफिनेट मीन्स होता है अनिश्चित, और या फिर इंडेफिनेट यदि नहीं आता है तो मैक्सिमम हम सिंपल भी बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस और इंडेफिनेट दोनों एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पर यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंत में यदि ता है, ती है, ते आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, ठीक है। अब दूसरा यदि देखते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट के कंटिन्यूस में होता क्या है कि यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं यदि आता है तो वह प्रेजेंट का कंटिन्यूस होता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर और प्लस V4 मतलब होता है V1 में ING जोड़ना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का जोड़ना होता है V4, ठीक है। अगला है प्रेजेंट का परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में यदि सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है ना, या आदि सब आता है तो वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट होता है। और इंग्लिश में यदि किसी सेंटेंस में हैव और हैज और वी थर्ड यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वह सेंटेंस आपका प्रेजेंट का परफेक्ट होता है। अगला देखते हैं हम प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट का यदि किसी सेंटेंस के अंत में सिंस, बाय, फॉर आता है या हैव और हैज प्लस बीन
प्लस V4 आता है तो वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि इत्यादि आता है तो वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। अगला देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट अनिश्चित, है ना। तो यहाँ सेंटेंस में आया है, आया था, था, थी या थे इत्यादि आता है तो वह सेंटेंस हमेशा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ठीक है, इसमें डिड यानी कि डिड का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस में जाकर। ओके, और अगला देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है? यदि किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है और इंग्लिश वाले सेंटेंस में वाज वेयर आता है तो वह हमेशा सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में यदि किसी सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, है ना, इत्यादि आता है और इंग्लिश वाले सेंटेंस में हेड आता है तो वह सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी टेंस का सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है तो वह सेंटेंस भी हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है। और इसमें इंग्लिश वाला यदि सेंटेंस है तो उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब बनेगी हैड बीन, है ना, हैड बीन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के यदि हिंदी में यदि आपका सेंटेंस है तो गा, गी, गे इत्यादि आता है और यहाँ मैंने सेल नहीं लिया क्योंकि करेंटली में मैक्सिमम सभी सब्जेक्ट और कर्ताओं के साथ में आई हो या वी, जबकि हम पास्ट के कुछ नियम्स थे, उन नियम्स के अनुसार हमेशा हम सेंटेंस में आई और वी के साथ में शेल का प्रयोग करते थे, बट मैंने सभी सब्जेक्ट के साथ में नावाडेस विल का प्रयोग हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेंटेंस में मैंने सभी आल सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग किया है। ठीक है, अब अगला जो सेंटेंस है, अगला देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस। तो रहा, होगा, रही, होगी, रहे होंगे इत्यादि आता है तो वहाँ पर हमेशा हमारे सेंटेंस में, है ना, वहाँ पर वह सेंटेंस आपका फ्यूचर इन कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। अगला देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में होता क्या है? चुका होगा, चुकी होंगे, चुकी होंगे, चुका होगा इत्यादि आता है तो वह सेंटेंस हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। और इसमें यदि इंग्लिश वाला सेंटेंस है तो उसमें शैल हैव या विल हैव आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट जो टेंस है, तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है जिसके लास्ट में से रहा होगा, से रही होंगी, से रहे होंगे या सिंस और फार आता है या शैल हैव बीन या विल हैव बीन यदि आता है तो वह सेंटेंस आपका हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है। एक और बात मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा कि ये जितने भी सारे सेंटेंस हैं इसमें जितने भी सारे कंटिन्यूस, यदि कंटिन्यूस की यदि बात करते हैं चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो कंटिन्यूस टेंस में हमेशा V4 का प्रयोग होता है, चाहे कंटिन्यूस कौन सा भी हो। ये वाला कंटिन्यूस भी और परफेक्ट कंटिन्यूस वाले सेंटेंस में भी हमेशा V4 का प्रयोग ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि परफेक्ट की यदि बात होती है तो परफेक्ट में हमेशा आपको चाहे किसी भी टेंस का सेंटेंस हो हमेशा V3 का ही प्रयोग होता है। और V3 मतलब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये टेबल का चार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए और सेंटेंस पहचान के लिए। और प्लीज़ दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम इसी प्रकार के जितने भी सारे वीडियोस आने वाले टाइमिंग्स में आपको हम अवेलेबल करवा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, मैं हूं संतोष कुमार दांगी, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने
कुछ सेंटेंस और हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 4 है जिसके ऊपर हम आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हमने लिया है। यहाँ पर सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल बाई विल प्लस V1 यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर सेंटेंस। तो यहाँ सबसे पहले आप सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस में पहचान किस प्रकार से, जो कि हमने पहचान की टेबल भी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं हम। वहाँ से आप जितने भी सारे हिंदी पहचान या इंग्लिश पहचान किस प्रकार से सेंटेंस को पहचानते हैं, ये भी हमने पिछले कुछ वीडियो में इस प्रकार की जानकारी हम आपको पहले से दे चुके हैं। और प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक इस प्रकार के जितने भी सारे वीडियो आप तक हम पहुँचा सकें। तो लेट्स बिगिन विदाउट टाइम वेस्टेज शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लड़कियां गाना गाएगी, है ना। तो गर्ल्स विल सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अगला सेंटेंस देखेंगे, वह अगले सप्ताह भोपाल अवश्य जाएगा, ठीक है। तो ही विल श्योरली गो टू भोपाल नेक्स्ट वीक, ठीक है। यहाँ दोनों सेंटेंस में आप पीछे देख सकते हैं कि सेंटेंस में इसमें भी गी और इसमें गा आया है, इसलिए ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है ये, ठीक है। नंबर थर्ड यदि देखते हैं, पिताजी एक पत्र भेजेंगे, तो इसमें गे आया है, इसका मतलब ये वाला सेंटेंस भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फादर विल सेंड ए लेटर, ठीक है। फादर इसमें सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब, सेंड मैन वर्ब, ए लेटर इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। नंबर 4, क्या सैनिक युद्ध में लड़ेगा, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि लास्ट सेंटेंस के अंत में क्या आया है, गा आया है। तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के पहले क्या आया है, इसलिए सेंटेंस ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आंसर बनेगा आपका विल द शोल्डर फाइट इन द बैटल, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, मैं कार चलाऊंगा, तो आई शैल ड्राइव द कार, ठीक है। आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है और बाकी जितने भी सारे सब्जेक्ट है उनके सभी के साथ में विल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आई शैल ड्राइव द कार। नंबर 6, वह कल आगरा जाएगा, ही विल गो टू आगरा टुमारो, ही विल गो टू आगरा टुमारो, ठीक है। अगला देखेंगे, वे कल आएंगे, तो दे विल कम टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट डे की बात हो रही है इसलिए हमने टुमारो का यूज किया है, दे के विल कम टुमारो। वह चित्र देखेगा, ही विल सी अ पिक्चर, ही विल सी ए पिक्चर। पिताजी पत्र नहीं भेजेंगे, फादर विल नॉट नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इसमें हिंदी में नहीं आया है और इंग्लिश में नॉट आया, इसलिए आपका सेंटेंस ये नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, ओके। फादर विल नॉट सेंड ए लेटर, ठीक है। यहां पर अगला जो सेंटेंस है, अगला सेंटेंस, सॉरी बच्चों थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, इसमें यहाँ पर सेंट नहीं सेंड आएगा, ये थर्ड फॉर्म में, जबकि इसमें V1 आना चाहिए। सेंड, ये टी नहीं आएगा, यहाँ पर डी आएगा, ठीक है। थोड़ा सुधार लीजिएगा। अगला देखते हैं नंबर 10, वह एक गीत गाएगा, तो सिंपल सेंटेंस है यह भी, है ना। ही विल सिंग ए सॉन्ग, वह पतंग उड़ाएगा, ही विल फ्लाई ए काइट। अगला देखेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के उदाहरण है हमारे पास में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई के साथ में एम का प्रयोग होता है, वी और दे के साथ में आर का प्रयोग होता है, ही शीट और नेम के साथ में इच का प्रयोग होता है, ठीक है। वह क्रिकेट खेल रहा है, लास्ट में रहा है आया है, इसलिए यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम, देखना, आई के साथ में एम का प्रयोग, वी यू दे के साथ में आर का प्रयोग, ही शी इट और नेम के साथ में इच का प्रयोग। यहाँ सेंटेंस में ही आया है इसलिए हमने इज, और मैन वर्ब यानी कि V1 में ING जोड़ा है, यानी कि सभी कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला सेंटेंस देख, बच्चा रो रहा है, तो द चाइल्ड इज वीपिंग। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बॉयज आर बहुवचन हो रहा है इसलिए बॉयज हो रहा है, लड़के के साथ में आर का प्रयोग, प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। क्या सीता बाजार जा रही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के पहले क्या आया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आया है, तो इसलिए यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव। तो इज सीता गोइंग टू मार्केट।
अगला देखेंगे नंबर 5, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है या बारिश हो रही है, दोनों एक ही बात है। इट इज़ रेनिंग फेमस सेंटेंस है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 9th और 10th की एग्जाम में। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये भी, ठीक है। नौकर दरवाजे पर खड़ा है, द सर्वेंट इज स्टैंडिंग एट द डोर, एट द डोर, द सर्वेंट इज स्टैंडिंग एट द डोर। पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं, फादर इज स्टैंडिंग एट द डोर। लड़कियां बगीचे में क्यों खड़ी है, वाई आर गर्ल्स स्टैंडिंग इन द गार्डन, ठीक है। और इस प्रकार के नेक्स्ट जितने भी सारे सेंटेंस हैं जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को लगता है, वो सारे सेंटेंस हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं संतोष कुमार दांगी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें हम क्लास 10th का जो एमपी बोर्ड एग्ज़ाम है उसका 2020 है ना, यानी कि 2020 का जो सत्र है पिछले वर्ष का ओल्ड पेपर, जिसके ऊपर हम आज कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार भी, है ना। तो हम उसी क्वेश्चनों के ऊपर आज संपूर्ण एनालिसिस जो उसका ग्रामेटिकल चैप्टर है, उस ग्रामेटिकल चैप्टर को देखते हैं। यहाँ आप इसमें देखेंगे कि यहाँ ऊपर लिख रखा है उन्होंने हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2020, है ना, यानी कि ये पिछले वर्ष का जनरल इंग्लिश, है ना, यानी कि सामान्य अंग्रेजी का पेपर है ना। तो उसी पेपर के ऊपर हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसके ग्रामेटिकल चैप्टर। चलो नीचे देखते हैं हम उसका ग्रामेटिकल चैप्टर, है ना। तो ये सेक्शन सी में हमारा ग्रामेटिकल चैप्टर आ गया है ना। कहाँ पर, सेक्शन सी में। तो पढ़ते हैं हम ग्रामेटिकल चैप्टर में सेक्शन सी है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स, है ना। तो एनी 5 करना है आपको, कोई 6 में से, है ना। तो यहाँ पहला प्रश्न देखते हैं, ही और फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है टू स्कूल डेली। तो ऑप्शन दे रखे हैं उसने, कोई 3 ऑप्शन दे रखे हैं, गो, गोइंग और गोज, है ना। तो क्या आना चाहिए इसमें, गोज। क्या आएगा, गोज। गोज क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, ही, है ना। और ही के साथ में ही, शी, इट और नेम के साथ में क्या आता है, V1, क्या आता है, V1 प्लस एस, ES और IES जुड़ता है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या था आपका, ही, है ना, इसलिए उस V1 में यानी कि गो में ES जुड़ा है, इसलिए क्या ऑप्शन आएगा आपको इसमें, राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका, गोज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नम्रता इज गोइंग, रिक्त स्थान, ए न्यू मोबाइल फ़ोन, है ना। तो क्या ऑप्शन आना चाहिए इसमें, ऑप्शन दे रखे हैं बाय, टू बाय और बाउट, है ना। तो देखो जब भी कोई वर्ब आती है ना, गोइंग, है ना, तो हमेशा उसमें 2 + V1 जुड़ता है। क्या जुड़ता है, 2 + V1, 2 + V1 मतलब, है ना। तो इसमें क्या जुड़ेगा आपके, राइट आंसर क्या होगा, 2 बाय। क्या होगा राइट आंसर, 2 बाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन दे रीच्ड द बस स्टॉप, जब वे बस स्टॉप पर पहुँचे तो द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, भाई बस पहले से ही जा चुकी थी, पास्ट पार्टिसिपल, है ना, थर्ड फॉर्म आएगी इसमें। क्योंकि देखो आपके सेंटेंस में पास्ट की बात हो रही है, ऑलरेडी यहाँ पर क्या आ रहा है, रीच्ड आ रहा है ना, इसलिए हम उसमें क्या आंसर रहेगा, हमारा आंसर क्या रहेगा, लेफ्ट। क्या आएगा आंसर इसमें, LEFT, लेफ्ट, राइट आंसर क्या होगा, लेफ्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुचि वॉज वेरी टायर्ड, रुचि बहुत थकी हुई थी, सो इसलिए सी
टू बेड अर्ली, है ना। तो गो, वेंट या गोन, है ना। तो इस सेंटेंस में वाच पास्ट की बात हो रही है ना। तो उसके साथ में क्या आएगा, V2 आएगा। V2 मतलब कि वेंट, मतलब कि सेकंड फॉर्म, है ना। गो की सेकंड फॉर्म वेंट है। राइट आंसर क्या होगा, वेंट। तो रुचि वॉज वेरी टायर्ड सो सी वेंट टू बेड अर्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव बीन इंग्लिश सिंस 1987। भाई मैं अंग्रेजी कब से पढ़ा रहा हूँ, 1987 से। ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस में हैव बीन आया है, इसका मतलब यह सेंटेंस आपका कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या ऑप्शन आना चाहिए, उसने ऑप्शन दे रखे टीच, टाट और टीचिंग। राइट आंसर क्या होगा इसमें, राइट आंसर क्या होगा आपका, टीचिंग। क्या होगा, टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री स्विमिंग इन द रिवर व्हेन शी वाज यंग। गायत्री भाई कब व्यायाम करती थी, कब तैरती थी, जब वह युवा थी। ठीक है, तो युवा थी, है ना। तो पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें क्या आना चाहिए आंसर हमारा, यूज्ड टू। क्या आएगा राइट आंसर आपका, यूज्ड टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ MLA। भाई वह कौन है, MLA, है ना। तो एम आया है, ध्यान देना आप जरा, आर्टिकल का क्वेश्चन है एम, है ना। तो आपको फर्स्ट वर्ड देखना और फर्स्ट वर्ड का हिंदी साउंड। यदि हम लिखेंगे एम, है ना, एम, तो आपको ए वर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ए वर्ड, और ए वर्ड क्या है, स्वर। क्या है, स्वर। और स्वर के साथ में हमेशा क्या आता है, एन। स्वर के साथ में क्या आता है, एन। इसलिए राइट आंसर इसमें क्या आर्टिकल से आएगा, एन आर्टिकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, बी का, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्रैकेट्स इन फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी स्टडीज हार्ड। भाई उसने कठिन परिश्रम किया, है ना, किंतु वह क्या हो गई, फेल हो गई, है ना, फेल्ड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा इसमें, बट, किंतु, परंतु या बल्कि। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, बट, है ना। एवरी गर्ल्स अटेंड द क्लास, है ना। भाई प्रत्येक लड़की कक्षा में उपस्थित थी, किंतु अपेक्षा किसके छोड़कर, नंदिनी को छोड़कर। तो एक एक्सेप्ट तो होता है स्वीकार करना, और दूसरा एक्सेप्ट। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, एक्सेप्ट। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, डॉग्स सेल्डम बाइट। भाई जो कुत्ते जो भौंकते हैं ना, वो काटते नहीं हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा इसमें बार्किंग। बार्किंग मतलब भौंकना। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, बार्किंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आई कम इन मैडम, है ना। तो जनरली क्वेश्चन है ना। तो परमिशन के लिए हमेशा, अनुमति के लिए मैं का प्रयोग होता है। मैं, आई कम इन मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, मैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द बॉक्स इज़ वेरी, अगला प्रश्न क्या आपका, द बॉक्स इज़ वेरी लाइट, है ना। ये जो बॉक्स है ना बहुत ही, द बॉक्स इज़ वेरी लाइट। भाई जो बॉक्स है वो कैसा है, बहुत, द बॉक्स इज़ वेरी लाइट। जो बॉक्स है वो क्या है, थोड़ा कम वजन वाला है, लाइटली है ना। तो आई कैन लिफ्ट इट। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसको उठा सकता हूँ, इसलिए इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा, कैन। ठीक है, मॉडल वर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सी हैज़ बीन रीडिंग इन इंग्लिश नॉवेल्स, है ना, 2 आवर्स। तो सिंस आना चाहिए कि फॉर आना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या आएगा, सिंस। सिंस क्यों आएगा, क्योंकि निश्चित समय के लिए, है ना। जब निश्चित समय होता है ना, तो वहाँ हमेशा सिंस का प्रयोग होता है। और इस सेंटेंस से क्या है, ये सेंटेंस से सी हैज़ बीन आ रहा है ना। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन से टेंस का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है ना। और इस सेंटेंस में
जब निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ द टाइम, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। और थोड़ा पीरियड ऑफ द टाइम यदि होता है, यानी कि समय अवधि होता है, तो वहाँ पर हमेशा फॉर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी इज सिटिंग, सीता एंड श्यामा, है ना भाई, वह किसके बीच में बैठी है? सीता और श्यामा के बीच में बैठी है ना। तो देखो, बिटवीन मतलब भी होता है के बीच में, है ना, के बीच में। और एक और वर्ड है आपका अमंग, अमंग का अर्थ भी होता है के बीच में। लेकिन ध्यान देना, जब कोई दो व्यक्ति, एक या दो व्यक्ति की यदि बात होती है ना, तो हमेशा हमेशा उस सेंटेंस में बिटवीन का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? बिटवीन का प्रयोग। लेकिन यदि दो से ज़्यादा यदि आते हैं, है ना, तो वहाँ पर हमेशा अमंग का प्रयोग होता है। ठीक है। लेकिन आपके जो सेंटेंस में सीता एंड श्यामा सिर्फ दो व्यक्ति है ना, बस इसलिए यहाँ इस सेंटेंस में क्या आंसर आएगा? बिटवीन। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डू इज डायरेक्टेड का सी राइट्स अ लेटर, प्रेजेंट सिंपल टेंस का उदाहरण है। नेगेटिव वे यदि बनाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल का है ना, राइट्स। तो सी डज नॉट, सी डज नॉट राइट अ लेटर, सी डज नॉट राइट ए लेटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दे सेंग अ पोयम, पैसिव बनाएंगे तो आपको सेंटेंस को कन्फर्म करना पड़ेगा। आपका सेंटेंस ये क्या है? दूसरा सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है। और यदि पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है और यदि आप पैसिव में चेंज करेंगे तो इसमें अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? ए पोयम वाज, ए पोयम वाज सेंग, सिंग, सेंग, संग, यानी कि थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग बाय देम, संग बाय देम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लता इट्स ए मैंगो, भाई लता इट्स ए मैंगो, लता एक आम खाती है, लता एक आम खाती है। अपने को किस में चेंज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आंसर क्या बन जाएगा? लता, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है तो लता हैज, लता हैज, है ना। और ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन, लता हैज ईटन ए मैंगो, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हेमलता टेक कॉफ़ी, हेमलता टेक कॉफ़ी, तो हेमलता करेक्ट यदि टेंस करेंगे तो देखो हेमलता आया है ना, तो यहाँ क्या आना चाहिए? टेक्स आना चाहिए। ठीक है। एस किसी नेम के साथ में हमेशा एस, एस या आई एस जुड़ता है। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा? टेक्स। तो लता टेक्स कॉफ़ी। कुंदन विल हेल्प यू, तो इंटरगेटिव बनाना है आपको, है ना। तो कुंदन विल हेल्प यू किस टेंस का उदाहरण है? ये फ्यूचर सिंपल का उदाहरण है। किस टेंस का है? फ्यूचर सिंपल का उदाहरण। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? देखो इंटरगेटिव बनाने के लिए हमेशा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? विल कुंदन, है ना, हेल्प यू, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम हर और दूसरा यू नीड नॉट वरी। ठीक है। तो आपको क्या करना है? सेंटेंस को, दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। तो आपको इस सेंटेंस को जोड़ेंगे एज लॉन्ग एज से। कौन से शब्द से, वर्ड से? एज लॉन्ग एज। आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा? आई एम हर, आई एम हर, है ना, कॉमा यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। राजकुमार डिड नॉट डू हिज ड्यूटी, भाई राजकुमार अपना कर्तव्य नहीं करता है, राजकुमार ने अपना कर्तव्य नहीं किया। किस टेंस का उदाहरण है ये?
पास्ट सिंपल का नेगेटिव उदाहरण है। ठीक है, अब नेगेटिव उदाहरण है तो आपको इसको क्या करना है, अफर्मेटिव में बदलना है। तो सब्जेक्ट तो वही रहेगा राजकुमार, है ना, राजकुमार, और ये जो डिड नॉट है हट जाएगा। ठीक है, और जो डू है, डू क्या है इसमें, मैन वर्ब है, तो डू से क्या हो जाएगा, डिड। ठीक है, मतलब V2 से V1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, V1 से V2 हो जाएगा। और डू की सेकंड फॉर्म क्या है, ये डिड सेकंड फॉर्म है V2, है ना। इसलिए आपका पूरा आंसर क्या बन जाएगा, राजकुमार डिड हिज ड्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसलेट के क्वेश्चन है, तुम कहाँ रहते हो। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, है ना। तो आंसर क्या होगा आपका, वी शुड ओबे अवर मदर एंड फादर। वी क्या होगा आंसर आपका, वी शुड ओबे अवर मदर एंड